विजय पथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पे मैं मनीष वैष्णव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने पंचायती राज से जुड़ा सीरीज जो है वो शुरू किया था। पहला वीडियो मैंने डाला था पुलिस भर्ती के लिए। यह जो वीडियो मैं डाल रहा हूं वो पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें से एक गलती भी हुआ था, तो मैं उसको आगे क्लियर करूंगा। आज दूसरा सीरीज है, इसको देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना, समझने का। प्रश्न नंबर है पहला, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? पेशा पंचायत एक्सपेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि पेशा क्या है। पंचायत एक्सपेंशन फॉर शेड्यूल एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है। पंचायत एक्सपेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज ये लाया गया है भूरिया समिति की सिफारिश पे। ये लाया गया है भूरिया समिति की सिफारिश पे। भूरिया समिति जो है बनी थी 1994 में, और उसने सरकार से सिफारिश की थी कि आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार करने के लिए और आदिवासी क्षेत्रों में इनके कल्चर और संस्कृति को बचाए रखने के लिए पेशा अधिनियम की आवश्यकता है, और यही वजह थी कि इसे लाया गया था। पेशा अधिनियम जो है 1996 में लागू हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और भूरिया कमेटी जो है वो उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो दी है 1994 में। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर सी, पहला। दूसरा प्रश्न, पंचायती राज के लिए गठित समितियों के संबंध में सुमेलित कीजिए। पंचायती राज के लिए जो समिति बनी थी उसमें पिछले क्लास में भी एक प्रश्न था जिसमें बलवंत राव मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी.वी. के राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति का जिक्र हुआ था। तो सबसे पहले जो समिति बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, और यही समिति थी 1957 में बनी थी। और इसमें किस बात की चर्चा की गई थी? तो मैंने बताया था कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया था और साथ में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पहला ऑप्शन है। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो एक स्पष्ट है कि ये बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के बाद ही इसको लागू किया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निचले स्तर पे, स्थानीय स्तर पे या निचले स्तर पे बंटवारा कर देना। जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ पे शक्तियों का जो बंटवारा है वो स्थानीय स्तर पे कर दिया गया है। इसे ही कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दूसरा देखिए, जी.वी. के राव समिति। इस समिति का गठन 1985 में हुआ और ये जो है विकेंद्रित योजना के लिए सिफारिश की थी। तो विकेंद्रित योजना मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए कि पहली जो समिति थी उसने बताया था कि स्थानीय स्तर पे हमें विभाजन कर देना है, और यहाँ पे विकेंद्रीकरण जो है इसका मतलब ये है कि आपको केंद्रीकृत योजना की तरह इसे लागू करना है पंचायती राज को। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सेम है, और एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे, 2 ऑप्शन के बाद आप उत्तर समझ जाएंगे कि ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन तीसरा और चौथा जो है वो भी पढ़ना आवश्यक है, एल.एम. सिंघवी समिति और थुंगन समिति। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सिंघवी समिति ने संवैधानिक मान्यता दी थी, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलने के लिए प्रयास किया गया था। मतलब उन्होंने सिफारिश की थी सरकार से कि इस पंचायती राज व्यवस्था को एक बार संवैधानिक का दर्जा, संविधान में इसको मान्यता मिले। ठीक है। चौथा है थुंगन समिति, और थुंगन समिति जो है पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये इसकी सिफारिश थी। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 क्रम से सही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
दूसरा। तीसरा प्रश्न, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? भाग संविधान में टोटल कितने हैं? 12 की 22? यहां पे देखिए अनुसूची जो है उनकी संख्या है 12 और भाग की संख्या है 22। तो 22 भाग में ये कौन सा नंबर का भाग है? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 9वां भाग है। पंचायती राज कौन सा है? 9वां। और यहाँ पे अगर नगरीय निकाय के बारे में बात की जाती तो ये जो है वो 9 क या 9A में के अंतर्गत आता। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देख लीजिए कि अगर अनुसूची की बात की जाती तो भाग में हम लोग ये 9वां पढ़े। अनुसूची जो है पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची में है और नगरीय निकाय 12वीं अनुसूची में है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आर्टिकल है। ये आर्टिकल भी पिछले परीक्षा में मैंने उसको बताया था, प्रश्न अलग था। देखिए यहाँ पे 243A B C D, ये क ख ग है, इसको A B C D ये लिखा जाता है इंग्लिश में, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? पंचायतों की संरचना। देखो यहाँ पे इसको ट्रिक के रूप में अगर याद करना है तो संरचना का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये है C लिखा हुआ है। ठीक है, C मतलब संरचना। अब यहाँ पे देखो C कौन सा है? ये है। तो ग जो है उसका क्या होगा? ये होगा। दूसरा B मतलब होता है बिल्ड। B मतलब होता है बिल्ड मतलब होता है निर्माण या गठन। तो यहाँ पे गठन जो है यहाँ पे है तो ये B है। अब देखिए B कहाँ पे है? ये, और यहाँ इसको मिलान कर लेते हैं। ग्राम सभा, इसके पहले है सीटों का आरक्षण। आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से डिजर्वेशन पढ़ते हैं, डिजर्व करते हैं, डिजर्वेशन। इसको ये पढ़िए, आरक्षण का मतलब डिजर्वेशन, डिजर्व करते हैं जो। ठीक है, तो इसके बाद अगर आरक्षण वाली चीजें आई तो इसको डी पढ़ोगे और इसको मिलान करोगे यहां से। अब ये मैच हो गया। अब देखिए ग्राम सभा को यहां से मैच कर दीजिए। तो ए का जो है वो क्या हो गया? 4 हो गया। बी का जो है वो 3 हो गया। सी का जो है वो 1 हो गया और डी का हो गया 2। ये ऑप्शन जो है थोड़ा सुधार लीजिएगा, 4 3 1 2 ये इसका सही उत्तर होगा। इसको सुधारने की आवश्यकता है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 37, 38, 39, 40 ये ग्राम पंचायत के धाराओं के संबंध में है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए इसको ना आप लोगों को ना स्पष्ट याद करना पड़ेगा, तभी ये जाके याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देख धारा 37 जो है वो त्याग पत्र की बात करता है। अब त्याग पत्र कहाँ पे लिखा है खोजिए आप लोग, और यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है त्याग पत्र पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र की बात कर रहा है धारा 37। ये इस तरह से याद करना है। ठीक है, धारा 38 जो है अगर उसको याद करना है तो यहाँ पे रिक्तियों का भरा जाना लिखा हुआ है, ये 38 में है। अब ऑप्शन जो है वो आप देखिए, इसको यहाँ पे भी कुछ जो है वो मिस्टेक हुआ है। अब 37 नंबर में डी आएगा, ये सही है। 38 नंबर जो है उसमें यहाँ पे 3 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 39 नंबर जो है वो निलंबन की बात करेगा, निलंबन। और 40 नंबर जो है पंचायत पदाधिकारियों को रिमूव करना, हटाना। ये सस्पेंशन की बात करता है और ये जो है रिमूवल की बात करता है। तो ध्यान दीजिए उत्तर ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इसमें भी गलती हुई है, लेकिन इसको आप समझ लेंगे तो ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 93 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? वैसे ये पूछ रहा है 88 नंबर का जो आर्टिकल है इसमें, उसके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन अगर 88 नंबर आर्टिकल आप नहीं जानते हैं
तो भी यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है। और इससे आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा कि पंचायतों के कार्यकलापों की जांच कलेक्टर के द्वारा की जाती है। तो इसका 88 नंबर आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टर द्वारा नामांकित द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। मतलब द्वितीय श्रेणी का अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर जो होता है वो प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नियुक्त करते हैं, के द्वारा नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है। द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है एसडीएम लेवल का या डेप्यूटी कलेक्टर, ये होते हैं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी। तो इन्हें जो है वो नियुक्त किया जाता है कलेक्टर के द्वारा, और यही इसका उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है? अब राज्य सरकारों को पंचायतों को सहायता अनुदान करना है, ग्रांट देना है, तो ये ग्रांट जो है वो कौन सिफारिश करता है? तो इसका उत्तर आपको पहले भी मैं क्लास में एक बार बता चुका हूं कि वित्त विभाग जो है वो यहाँ पे ग्रांट देने के लिए सिफारिश करती है पंचायतों को। तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय, ठीक है। आगे बढ़िए। सरपंच अपने पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि सरपंच किन किन रीतियों से अपने पद से हटाया जाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसको हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 1 साल के बाद ही लाया जाता है। मतलब सरपंच ने अपना कार्य शुरू कर दिया है चुनाव जीत के आने के बाद, और पहली बैठक से उसका कार्यकाल शुरू हुआ, और 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। यह प्रस्ताव जो है वो अंतिम 5 साल होने से 6 माह पूर्व नहीं लाया जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला जो है इससे हटाया जा सकता है। दूसरा, प्रत्यावर्तन द्वारा। प्रत्यावर्तन को बोला जाता है रिकॉल। रिकॉल की प्रक्रिया लाई जाती है 2.5 वर्ष के बाद। और ये जो रिकॉल की प्रत्यावर्तन की जो प्रक्रिया है, इसके अनुसार क्या होता है कि अगर हमने सरपंच को चुन के भेजा है तो 1/3 सदस्य अगर वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, वो संविधान सम्मत कार्य नहीं कर रहा है, तो 1/3 सदस्य एक साइन करके कलेक्टर को भेजेंगे। और यहाँ पे जो है वो सरपंच के मामले में डिप्यूटी कलेक्टर जो है वो रहता है अनुविभागीय अधिकारी, और वो जो है तय करता है, डेट तय करेगा, और उसके बाद सभी जितने सदस्य मतदाता जो हैं वो सभी के सभी मतदाता जो चुनाव में भाग लिए थे वो फिर से एक बार वोट करेंगे, और 50% प्लस 1 बहुमत से अगर बहुमत साबित हो जाता है तो सरपंच को अपने पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है, जब वह ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाए। ये भी एक कारण हो सकता है। अभी देखिए कि 1 और 2 के बाद आपको उत्तर मिल रहे हैं क्या? यहाँ पे देखो 1 और 2 यहाँ पे भी है, 1 और 2 यहाँ पे भी है, तो बी और डी जो है वो तो कट गया, ठीक है। ऑप्शन 1 और सी जो है उसी में आपको चूज करना है। अब अगला पढ़ते हैं। जब ग्राम पंचायत की बैठकों में 3 बार गढ़पूर्ति न हो। उसके बाद जब ग्राम सभा 3 लगातार बैठकों में गढ़पूर्ति न हो। जब ग्राम सभा की बैठकों में उसका अधिक विरोध हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1, 2 के बाद आप देखिए कि 3 और 4 की बात की गई है, तो आप स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि ये दोनों तो गलत है। अब यहाँ पे 2, 3 और 4 में हमें ढूंढना है। तो जब वह ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाए, ये एक तरह से सही है, आधा आंशिक सही है, ठीक है, अगर नहीं बुलाता है बैठक तो। दूसरा, ग्राम सभा की ग्राम पंचायत की बैठकों में 3 बार गढ़पूर्ति न हो, तो ये इसका एक सही उत्तर है। वैसे होता क्या है कि 3 बार अगर गढ़पूर्ति नहीं होता है तो उसको 2 बार और मौका मिलता है, और 2 और मौका मिलने के पश्चात 5 बार अगर गढ़पूर्ति नहीं होता है, कोरम नहीं होता है, तो उसे हटा दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी। 8वां प्रश्न, ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है या जिम्मेदार है? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है। इसका उत्तर आएगा सरपंच और पंच।
तो 1 और 3, सॉरी 1 और 3। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्र जो है, जहां पे आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है, उस क्षेत्र को घोषित करती है सरकार अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, राज्यपाल घोषित करती है। अब अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जो है कौन करता है कि वहां पे अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का ही एक व्यक्ति करेगा, और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं उस व्यक्ति को तत्काल में चुनाव करते हैं उसका उसी समय। तो यहाँ उत्तर सी में देखिए लिखा हुआ है, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये जो है वो फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आगे बढ़िए। कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न को मैंने पहले भी बताया है कि प्रत्यावर्तन पंच और सरपंच का होता है, उप सरपंच का नहीं होता। तो यहां पे इसका उत्तर आएगा पंच, सरपंच, ऑप्शन बी। कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं, उसको ध्यान उतना देने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छी बात है कि रिपीटेशन अगर है तो आप लोगों के दिमाग में वो बैठेगा, ठीक है। और जो गलतियां पिछले क्लास में एक गलती थी कि सरपंच मैंने उसमें लगाया था, राइट का निशान लगाया था, वो एक धोखे से जो गलती हुआ था वो था, तो उसको आप लोग ना सुधार कर लेंगे, ठीक है। मैं उसमें कमेंट कर दूंगा वहां पे। अगला, अब देखिए सुमेलित कीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, ये ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनारक्षित, यूआर, यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षित, रिजर्व, यहाँ पे अनारक्षित, यहाँ पे ओबीसी, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह की चीजें अगर क्या है, ये है क्या, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो जमानत राशि है कितनी कितनी दी जाती है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। जमानत राशि पहले क्या थी, अब क्या थी। ये जो जमानत राशि है ये पुरानी है, और वास्तव में इसका जो है वो चार्ज बढ़ गया है। जहां पे 40 होना था वहां पे हो गया है 50, ठीक है। जहां पे इसको देखिए मैं फिर से बताता हूं, अब इसको आप लोग ना इसको याद रखिएगा, इसको भूल जाइएगा, ठीक है। ये पुराना आंकड़ा है, ये पुरानी आंकड़ा है, तो पुराना आंकड़ा जो है आप लोग याद मत कीजिए। मैं आपको बताता हूं, पंच के लिए जो जमानत राशि है वो है 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए। सरपंच के लिए है 1000, जनपद पंचायत के लिए पंचायत के लिए है 2000, अध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए है 4000। ये इसका नया आंकड़ा है, ठीक है, ये नया आंकड़ा है। ये जो 50, 1000, 2000, 4000 है, ये अनारक्षित के लिए है, ये अनारक्षित के लिए जमानत राशि है। जमानत राशि क्या होती है? जमानत राशि वह राशि होती है जब आप अगर चुनाव लड़ते हैं और आपको सबसे ज्यादा जो वोट जिसको मिला हुआ है उस जितना वोटिंग हुआ है उस वोट के 1/6 हिस्सा अगर नहीं प्राप्त होता है, तो आपने अगर जमानत राशि इतनी जमा की है जितनी सरकार आपसे मांग रही है, यहाँ पे चुनाव आयोग ने आपको बोला है कि ये जमानत राशि जमा करना है, तो अगर 1/6 आप हिस्सा अगर कुल वोटिंग का प्राप्त आपको नहीं होता है, तो ये पैसा जो आप जमा किए हो वो क्या हो जाएगा, आपका जब्त हो जाएगा और आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 1/6 से ज्यादा आपको मिल जाता है तो आपको ये हिस्सा जो है वापस दिया जाता है, इसी को बोलते हैं जमानत राशि। पंच के लिए अनारक्षित है, अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसको 50 रुपए, सरपंच को 1000, जनपद पंचायत को 2000 और जिला पंचायत को 4000 रुपए देना है। लेकिन अगर पंच जो है वो रिजर्व कैटेगरी का है, महिला है, ST SC OBC है, तो उसको देना पड़ेगा 25 रुपए। सरपंच के लिए यही ST SC OBC और महिला, इन सब के लिए देना पड़ेगा आधा राशि 500, जनपद के लिए 1000 और जिला के लिए 2000। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है। अगला देखो प्रश्न,
राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनाव में मत पत्रों का रंग निर्धारित किया था, उन्हें सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न 5-6 साल पहले बहुत ज्यादा आता था लगातार, ठीक है। 5-6 साल पहले परीक्षाओं में व्यापम किए ये प्रश्न को लगातार पूछता था। अभी काफी दिनों से ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब यहां पे देखिए कि उत्तर इसका क्या है। इसका उत्तर है नीसू पीगू। इसका उत्तर है नीसा पीगू या नीसू पीगू, ठीक है। अब देखो नी से क्या हो गया, नीला। सबसे पहले इसमें लिख लेना पंच, दूसरा लिख लेना सरपंच, तीसरा लिख लेना जनपद पंचायत सदस्य, और चौथा लिख लेना जिला। मतलब क्रम से आप क्रोनोलॉजी को लिख लेना। और नीसू पीगू लिखने के बाद नीला, स से सफेद, पी से पीला और गु से गुलाबी। ये उत्तर लिख लो एक क्रम में और उसके बाद मैच कर दो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। अब देखो पंच जो है वो क्या है, नीला, ठीक है। एक एक जहां जहां पे है। सरपंच का क्या है, देखो सफेद, तो ये तीन हो गया। एक और तीन यहाँ पे है, एक और तीन। जनपद पंचायत सदस्य का क्या है, जनपद पंचायत सदस्य का क्या है, पीला। चार आ गया और 2 आ गया। तो कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 93 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। ये अत्यंत सरल प्रश्न है। सरल प्रश्न जो है वो आपको आपसे छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। कठिन प्रश्नों का जो सीरीज है मैं अंतिम 2 वीडियो में लाऊंगा। आप ध्यान दीजिए कि सरल प्रश्न पुलिस आरक्षक में पूछे जाते हैं, और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो यही सरल प्रश्न आपके लिए बहुत दुविधा हो जाएंगे और आप जो है वो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। तो आपको पता है कि सरपंच जो है प्रत्यक्ष रूप से इसका हम लोग वोट दे के चुनाव करते हैं। दूसरा, पंच को भी हम प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुनते हैं। तीसरा, जनपद पंचायत के सदस्यों को भी हम लोग वोट दे के जो है वो चुनते हैं, लेकिन हम सरपंच को नहीं चुनते हैं। यही इसका क्या है, उत्तर है। क्योंकि उप सरपंच को पंच बनता है, पहले पंच के रूप में उसका निर्वाचन होता है और पंचों के बीच में से उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उप सरपंच। अगला प्रश्न, गढ़ पूर्ति के विषय में सही क्या है। गढ़ पूर्ति पिछले क्लास में भी मैं बताया था आपको कि ग्राम सभा के लिए गढ़ पूर्ति जो है वो 1/10 होती है। ग्राम पंचायत के लिए 1/2 होती है और जनपद और जिला के लिए 1/3 होता है। तो ये जो है ग्राम सभा 1/10, ग्राम पंचायत 1/2 या 50%, जनपद के लिए 1/3 और जिला के लिए भी 1/3। तो यहाँ पे देखो आप लोग, जहां जहां पे 1/4 लिखा हुआ है वो तो पहले से ही क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद लिखा है जिला पंचायत के लिए 1/3, जनपद के लिए 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा। तो इसका उत्तर जो है आपको समझना है, जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है तो किसके समक्ष करेगा। यहाँ पे फिर देखिए एक अच्छा प्रश्न है जो आ सकता है आपकी परीक्षा में। ये पूछा जा रहा है जनपद पंचायत के विषय में। तो देखिए ग्राम पंचायत का सदस्य जो है, जो सरपंच है, वह अगर चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है पंच सरपंच, तो वो जो है जाता है अनुविभागीय अधिकारी, मतलब डिप्टी कलेक्टर के पास जाता है ये, ठीक है, या एसडीएम के पास। जनपद पंचायत का व्यक्ति जो है, सदस्य जो है, वो जो है जाएगा कलेक्टर के पास। और तीसरा है जिला पंचायत, तो जिले के सदस्य जो हैं वो जाएंगे संचालक पंचायत के पास, संचालक पंचायत।
तो यहाँ पे आपको उत्तर खोजिए। अब जनपद पूछ रहा है तो क्या उत्तर होगा? बी ऑप्शन, कलेक्टर। अगला देखिए, ग्राम सभा की बैठकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये प्रश्न जो है मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था और फिर से आ चुका। तो देखिए, इसमें मैंने पिछले क्लास में बताया था कि देखो, ग्राम सभा की जो बैठक है वो 1 वर्ष में 6 बार होती है। ये अनिवार्य रूप से होगी। हर तीसरे माह में, 2 माह के पश्चात मतलब तीसरे माह में बैठक जो है कराना अनिवार्य है। मतलब उतना गैप मत हो, 3 माह में इसको बैठक जो है वो कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या होगा कि 1 साल में 6 बार होना है, 3 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अनिवार्य है। तो 4 ऐसे डेट निर्धारित किए गए हैं जहां पे अनिवार्यतः ग्राम सभा का बैठक जो है वो संचालित होना है। और वो क्या है? पहला है 23 जनवरी। 23 जनवरी को होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, नेताजी के नाम से। दूसरा 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, यहाँ पे जानते हो कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी, जो संवैधानिक प्रारूप समिति में और उस समय कैबिनेट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सदस्य थे। तीसरा जो है वो है 20 अगस्त। 20 अगस्त डेट है राजीव गांधी जी का जन्म और इसे मनाया जाता है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। और चौथा 2 अक्टूबर, इसको सभी जानते हैं। 2 अक्टूबर मतलब करो या मरो का नारा जिन्होंने दिया, उनके जन्मदिन पे। 4 डेट के पश्चात जो है नवंबर और जून के महीने में भी आयोजित की सभा की बैठक। तो ये 6 डेट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें देखिए क्या क्या मैच हुआ। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी। लेकिन 20 जुलाई कहीं पे है क्या? नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 20 जुलाई। 20वां प्रश्न, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य होता है? ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना है? देखो, यहाँ पे एक बैठक होता है सामान्य बैठक, सामान्य बैठक, और एक बैठक होता है विशेष बैठक, विशेष बैठक। लेकिन ये बैठक कौन सा है? आपातकालीन बैठक बोल रहे हैं, आपातकालीन बैठक। तो जो सामान्य बैठक होता है उसकी जो सूचना है वो 7 दिन पूर्व दी जाती है, सामान्य बैठक की, ठीक है। सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देंगे। लेकिन आपातकालीन अगर बैठक है तो वहां पे 3 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी और 3 दिन के अंदर बैठक जो है वो आपातकालीन बैठक शुरू संचालित की जाएगी। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ग्राम सभा के 1/3 सदस्य अगर लिखित में कलेक्टर से बैठक आयोजित करने के लिए, अनुविभागीय अधिकारी से बैठक संचालित करने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर एक विशेष बैठक बुलाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर भी बैठक संचालित कर सकते हैं, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के निम्न में से कौन सी बुनियादी इकाई है? इससे सरल प्रश्न जो है वो कहीं भी नहीं आएगा। सबसे छोटी इकाई, बुनियादी इकाई, बेसिक जो है वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु का हर एक व्यक्ति शामिल होगा जिसका नाम उस गांव के मतदाता सूची में दर्ज है, ठीक है। मतदाता सूची में अगर दर्ज नहीं है और वो 18 साल की आयु पार कर चुका है या 25 साल की आयु पार कर चुका है तो भी उसको ग्राम सभा के सदस्य में नहीं गिना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो जब स्थानीय स्वशासन की बात आएगी तो यहाँ पे ग्राम पंचायत से छोटी इकाई नहीं होगी। ये 2 प्रश्न अत्यंत सरल प्रश्न है, यहाँ पे डाउटफुल, बिल्कुल डाउट वाली संभावना बिल्कुल नहीं है।
ऐसे प्रश्न कभी कभी पुलिस आरक्षक में पूछ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। 243A, बी, सी और डी के बारे में पूछ रहा है। मैंने बताया था कि ए जो है यहां पे देखो ग्राम सभा के लिए होता है, बी मतलब होता है बिल्ट या बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है गठन या निर्माण। तो यहाँ पे बी से गठन देखो कहाँ पे लिखा है, ये गठन लिखा है, तो बी का जो है मैच करो यहाँ पे तीसरे नंबर पे। तो ए जो है चौथे पे था, बी जो है किस में है, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो है तीसरा दिखाना है आपको। और इसके बाद सी है, तो सी मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, संरचना। तो संरचना कहाँ पे लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ए। तो तीन सी का जो है वो ए, देखो सी का ए, अब ये जो है वो बी होगा। तो डी, डी आरक्षण है। मैंने बताया था आरक्षण मतलब रिजर्वेशन होता है वैसे, लेकिन रिजर्वेशन कौन डिजर्व करेगा, जिसको आरक्षित मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो डिजर्वेशन पढ़ना है उसको, क्योंकि वही डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डी का मतलब क्या हुआ, ये आरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है डी होगा। पंचायतों के भंग होने के पश्चात कितनी अवधि के भीतर चुनाव आवश्यक होगा, ये प्रश्न तो रिपीटेड है, 6 माह, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। तो मैंने बताया था कि सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिसका जिसका चुनाव ना प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो वहां पे उनको ना प्रत्यावर्तित अब कर लोगे, लेकिन सभी को नहीं करोगे। यहाँ पे देखो जनपद पंचायत का अध्यक्ष लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हो, तो उत्तर क्या आ जाएगा, अच्छा प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, सॉरी ये प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता बोल रहा है, तो उल्टा हो गया। ये दोनों जो है ऑप्शन आएंगे और ये दोनों जो है ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 कहां पे है, बी में। 26वां प्रश्न, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि, ये जो प्रश्न है ना, देखिए स्वघोषणा पत्र, शपथ पत्र और जमानत राशि के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न ना पहले और आपके में अंतर है। शपथ पत्र देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वघोषणा पत्र, ये एफिडेविट की बात कर रहा है, ये प्रतिभूति की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि देखो स्वघोषणा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, शपथ पत्र क्या होता है, और तीसरा क्या है, जमानत राशि क्या होती है। स्वघोषणा पत्र क्या होता है कि ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म में आप जो है वो एक कोरे कागज पे, या आप अपने जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है, सर्टिफिकेट्स हैं, या आपने जो भी राइटिंग में लिखा हुआ है, लिखित में बयान दिया है, उसका खुद का जो है वो साइन करेंगे कि ये जो है मेरे द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये एक ऑथेंटिसिटी या प्रमाणीकरण है। शपथ पत्र क्या होता है, शपथ पत्र आपका कानूनी दस्तावेज है। समझ लीजिए कि आप जो है कानूनी रूप से ये बता रहे हैं कि मैं किराएदार के रूप में यहाँ पे रहता हूँ, इस मकान मालिक के यहाँ रहता हूँ, इतनी राशि जो है वो किराए के रूप में देता हूँ। तो इस प्रकार की चीजें शपथ पत्र है, इसे बोला जाता है एफिडेविट। ये तीसरा जो होता है जमानत राशि होता है, और जमानत राशि क्या होता है कि एक निश्चित राशि है जो पंच, सरपंच, जनपद और जिला के लिए, पंचायत सदस्यों के लिए तय किया गया है। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो एक निश्चित राशि जमा करेंगे वहां पे, और ये जो निश्चित राशि होती है, अगर आपने कुल डाले गए वोटों से 1/6 हिस्सा अगर आपको नहीं प्राप्त होता है, तो आपकी जमानत राशि जो निश्चित निर्धारित की गई थी वो जब्त हो जाएगी। समझ गए। अब देखो यहाँ पे पूछा, बोला है कि सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध कैसे घोषित होगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, वो स्व घोषणा पत्र जो है वो सरपंच को क्या करना पड़ेगा कि जमा करना पड़ेगा। दूसरा, शपथ पत्र भी जमा करना पड़ेगा, और प्रतिभूति तो जमा करना पड़ेगा। तो ये वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से अगर प्रश्न बनेगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन ना होके एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे
लिखा हुआ है नामांकन पत्र अवैध घोषित कब किया जाएगा, तो नामांकन पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र संलग्न न हो तो ये क्या हो जाएगा, अवैध। शपथ पत्र संलग्न न हो तो भी अवैध हो जाएगा। प्रतिभूति अगर जमा नहीं किया गया हो तो भी अवैध हो जाएगा। इसमें पंचायत सचिव के हस्ताक्षर न हो, ये उतना आवश्यक है नहीं, उतना नहीं मतलब आवश्यक ही नहीं है। तो इसका उत्तर 1, 2 और 3 होगा, जो अभी इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत एसटी, एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की आरक्षित महिला सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। पंचायती राज में, पंचायती राज जो व्यवस्था बनाई गई और उसमें तय किया गया था कि 1/3 जो है वो सदस्य महिला रहेंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने संविधान जो है विधानसभा में पारित किया कि यहाँ पे हम लोग महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, वो सभी वर्गों से शामिल होंगी। तो यहाँ पे 50% या 1/2 सदस्य क्या होंगी, महिला। तो यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे लिखा है डी में ऑप्शन आधा, आधा का मतलब ही होता है 50% या 1/2, तो इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, जिला पंचायत की रचना के संबंध में सही क्या है, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन देखिए 1, जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। जिला पंचायत का अब संगठन आप तैयार कर रहे हैं, पहला ऑप्शन है जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य सही। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जो है वो आंशिक सही है। आंशिक सही को हम लोग पूरा सही नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि लोकसभा सदस्य जो है वो या तो नगरीय निकाय में भी आ जाएगा, ठीक, और या तो ग्रामीण वाले क्षेत्र में आ जाएगा, और जिला पंचायत जो है वो नगरीय निकाय से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा देखो, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, ये उसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर देखो 1 और 3, तो 1 और 3 कहाँ कहाँ पे है, 1 में और 1 में, ये दो बी और डी में। तो 2 ऑप्शन को पहले क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब फिर पढ़ो आगे, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हैं, ये भी क्या हो गया, गलत। विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हैं जिनका निर्वाचन पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सही। ये भी क्या हो गया, सही। तो 1, 3, 5, यहाँ पे भी 1, 3, 5 है, यहाँ पे भी 1, 3, 5 है, मतलब 6वां और 7वां तक हमको जाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये जिला पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जनपद पंचायत के बारे में बात करता तो जनपद पंचायत में क्या होता कि पंचायत, ग्राम पंचायत के 20% सरपंच जो हैं वो चुने जाते, लेकिन ये जिला की बात कर रहा है, तो जिला में क्या है, जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष शामिल होंगे जिला पंचायत के संगठन में, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 सही है, और इसलिए इसका उत्तर जो है वो डी जो है वो करेक्ट होगा। अगला देखो, जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है। अब देखो, पहला ऑप्शन सेम बनेगा, जिला में जैसे बना वैसे सेम बनेगा, लेकिन एक अंतर रहेगा, मैंने बता दिया है पिछले प्रश्न में ही। क्या अंतर रहेगा, जनपद पंचायत का जो संगठन तैयार होगा उसमें जितने ग्राम पंचायत हैं उसमें से 20% ग्राम पंचायत के सरपंचों को शामिल किया जाएगा लॉटरी सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न जो है, पहले देखो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य सही हो गया कि निर्वाचन क्षेत्रों में जो चुन के आएंगे वो सभी तो सदस्य बनेंगे ही। दूसरा, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूर्णतः या अंशतः। तीसरा देखो, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो। तो मैंने कल अभी बताया था कि नगरीय क्षेत्र में अगर पड़ेगा तो ये उसका उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि नगरीय क्षेत्र वाला जो है वो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जनपद पंचायत पढ़ रहे हैं, और जनपद पंचायत जो है वो ग्रामीण व्यवस्था है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहला सही था। तो पहला और तीसरा गलत है, तो तीसरा जहाँ जहाँ पे है उसको क्या कर दो,
हटा दो, रिमूव कर दो। ऑप्शन ए और डी बचा। अब देखिए आगे बढ़िए। अच्छा, दो सही हो गया है ना, दो सही है, एक और दो सही है। अब एक और दो कहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर एक में सही है, तो ये इसका उत्तर हो गया। लेकिन अब फिर आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, मैंने बताया था कि समस्त नहीं आएगा, ये कितना आएगा? 20% सरपंच आएंगे लॉटरी क्रम में, या जिसको बोलते हैं चक्रानुक्रम में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला है जनपद पंचायत ऐसे क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, ये गलत हो गया। अगला है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। अच्छा, ये जो प्रश्न है ना, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्य लिखा हुआ है, इसमें ना 20% कीजिएगा, तब जाके ये आंसर जो है वो होगा, अन्यथा इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी एक टाइपिंग एरर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ना 20% ग्राम पंचायत के सदस्य आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। ग्राम पंचायत के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न एक समय CGPSC में, CMO के एग्जाम में और साइंटिस्ट का एक पेपर हुआ था, वहां पे तीनों में एक साथ एक साल में पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर देखिए कि हम लोग ग्राम पंचायत के सदस्य को अयोग्यता के आधार पे कैसे हटा सकते हैं, क्या क्या वहां पे चीजें जरूरी हैं। पहला, यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है। अगर कोई व्यक्ति शासकीय सेवक है या उसने लाभ का पद धारण किया हुआ है, तो वो यहाँ पे सरपंच या पंच नहीं बन सकता। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और ये उसके एफिडेविट में, उसके स्व घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख होता है। तो पहला जो है वो ऑप्शन क्या हो गया? अयोग्यता के संबंध में बोला है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में एक फ्लश शौचालय नहीं है, तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो शौचालय की व्यवस्था है, टॉयलेट वाली जो व्यवस्था है, वो होनी चाहिए पंच या सरपंच के यहाँ। अगर नहीं होती है तो फिर उसको पंच या सरपंच जो है उसके लिए वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकता है। या चुनाव जीतने के बाद भी अगर पता चलता है कि उसके घर में टॉयलेट नहीं है, अब वो टॉयलेट जो है वो घर में नहीं जाता और वो जाके खेतों को गंदा करता है रोज, और अपने दोस्तों को भी साथ ले जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो चुनाव है वो रद्द कर दिया जाएगा, उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा पंच या सरपंच से। ठीक है, तो ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अगला है, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। अक्सर नियमावली जो है वो जो बने हैं, है ना, ये भी तो आप स्पष्ट समझ आ गया कि ये भी ऐसा जो करेगा उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी पंच जो है, सरपंच जो है, वो क्या करते हैं कि सरकारी जो भूमि है वो उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं, उस पर कॉलोनी वगैरह बना देते हैं, उसमें किराए का मकान बना देते हैं। ठीक है, तो नियम जो है उसके हिसाब से हम लोग को उत्तर चयन करना है। गांव में आप लोग देखने के बाद कि ये अगर सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ सरपंच के यहाँ तो टॉयलेट है ही नहीं, तो ये कैसा प्रश्न पढ़ा दिए सर, है ना। तो ऐसा मत सोचना, ये नियम बने हुए हैं और चीजें लागू नहीं होती हैं, क्रियान्वयन अलग तरीके से होता है। क्रियान्वयन जो है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस हिसाब से होती है। तो यहाँ पे देखो, तीसरा जो है वो भी क्या है? सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा, यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सरकारी बैंक से, सहकारी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से ऋण लिया है या लोन लिया है, तो क्या वो अयोग्य होगा? ऋण लेना कानूनी रूप से गलत नहीं है, अनैतिक भी नहीं माना जाता है, क्योंकि ऋण एक प्रकार की व्यवस्था है जो बैंक जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आप कार के लिए लोन ले सकते हो, आप प्लॉट के लिए ले सकते हो, आप जो है हाउस लोन ले सकते हो, आप जो है वो गोल्ड लोन ले सकते हो। जहां जहां पे बैंक जो है जो जो लोन प्रदान करती है वो सभी ले सकते हो। तो ये जो है वो सही नहीं है, इसको गलत कर देना। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतरधर्मीय विवाह किया है, अंतरधर्मी विवाह मतलब हिंदू ने जो है मुस्लिम से शादी कर ली है, मुस्लिम ने क्रिश्चियन से शादी कर ली है,
इस टाइप की चीजें अगर हुई हैं तो क्या वो गलत है? तो संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से उसे गलत नहीं माना जाता है। हो सकता है कि सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार किया जाए, लेकिन सामाजिक बहिष्कार जो है वो भी गलत है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक डीएसपी साहब हैं, और वो डीएसपी साहब जो हैं वो वर्तमान में कांकेर में पदस्थ हैं, और उनका नाम है मेखलेंद्र प्रताप। और एक 10 दिन या 15 दिन पहले एक खबरों में थे कि उन्हें क्या है कि वो एक जिस जनजाति समुदाय से आते हैं वो डीएसपी हैं और कोरबा क्षेत्र से हैं। तो उन्होंने ना सरगुजा में एक दूसरी जनजाति समाज की, दूसरे समाज की लड़की के साथ विवाह किया, प्रेम विवाह किया। और उसके बाद कोरबा में उनके समाज के लोग और छत्तीसगढ़ में जितने उनके समाज के लोग थे, उन्होंने एक सामाजिक बहिष्कार किया और उनके घर, उनके भैया, उनके भाभी, उनके बहन को समाज से निष्कासित कर दिया। डीएसपी साहब ने क्या किया कि डीएसपी साहब ने ना एसपी साहब को एक लेटर लिखा और एफआईआर दर्ज कराया समाज पे। समाज क्या करती है कि एक बैठक होती है और बैठक में जो है अध्यक्ष, सचिव सबका साइन होता है और सामाजिक बहिष्कार क्यों किया गया ये पूरा लिखित में होता है। तो उस लिखित जो कार्यवाही थी उसको एसपी साहब ने देखा और उनके ऊपर एफआईआर किया। तो अंतरजातीय विवाह या अंतरधर्मी विवाह सामाजिक रूप से आप उसको गलत साबित समाज वाले कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से गलत नहीं होता है। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि अंतरधर्मी विवाह जो है वो उत्तर नहीं आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, ग्राम पंचायत उप सरपंच के विषय में सही क्या है? उप सरपंच के विषय में, उप सरपंच का मतलब होता है पंच, पार्षद या पंच। ठीक है, तो पंच को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचों, जितने पंच होते हैं एक ग्राम पंचायत में, सभी जो है वो पहली बैठक में क्या करते हैं कि अपने बीच में से उप सरपंच का चुनाव करते हैं। उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्तन पंच और सरपंच का होता है। अब आगे देखिए, मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, यही जो मैंने बताया। ठीक है, एक निर्वाचित पंच है। दूसरा, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये भी ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं, मतलब जो पंच होते हैं, पंचों की टीम होती है, वो चुनती है इसको। सही। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, अभी बताया। गलत नहीं, क्योंकि उप सरपंच को क्या किया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जाएगा। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्याग पत्र दे देता है। अगर उप सरपंच बनने के बाद वह पंच पद से क्या करेगा? त्याग पत्र दे देगा। तो मैंने बताया था कि पंच पद से अगर त्याग पत्र दे देगा तो कुल मिला के पंच से हट गया, तो फिर उसका चुनाव क्यों होगा? तो ये तो सरासर गलत हो गया। पांचवा, पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, ये उसका करेक्ट उत्तर है। तो ऑप्शन देखो, पहला सही, दूसरा सही और पांचवा सही। तो 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। आज जितने प्रश्न तैयार किए थे हमने, वो आपके पुलिस भर्ती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोगों को 1-2 वीडियोस और चाहिए रहेंगे या किस पंचायती राज के किस टॉपिक से चाहिए रहेंगे, वो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 1-2 दिन में मैं जल्द ही लाने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है विजय पद अकेडमी बिलासपुर में। इस चीज का आप लोग निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।